नहीं, सारे क्वेश्चन देखो, गेट के मोस्टली क्वेश्चन मोमेंट एरिया मेथड से हो जाएंगे। जो आपका सब ये समझ में नहीं आ रही कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा मेथड करवाना। मोमेंट एरिया मेथड, जहां पर बीम में लोडिंग आसान है, ठीक है, वहां पर मोमेंट एरिया मेथड। कितने सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हो जाएंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये यूडीएल लग रहा है और यहाँ स्प्रिंग है, तो आप समझ रहे हो कि एक केस यूडीएल का बन रहा है और एक केस पॉइंट लोड का बन रहा है। गेट में क्या होगा ना बच्चे, लंबे न्यूमेरिकल नहीं आते, रेयर होता है कि लंबा न्यूमेरिकल है, गेट में कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल आता है। मोमेंट एरिया मेथड आप वहां यूज करना जहां आपको लगता है कि बीएमडी बहुत आराम से बन जाए। जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ये गेट में आया था कि सेंटर में मोमेंट लग रहा है, तो इसका बीएमडी आप आराम से बना सकते हो। तो जहां बीएमडी आराम से बन सकता है, तो पैसे का क्या करूं, कदर हो सके तो लेना। तो मोमेंट एरिया मेथड आपको तब लगाना है जब बीएमडीएफ आराम से कर सको, और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो दो डिफरेंट केसेस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब हम आएंगे कॉन्जुगेट बीम मेथड। ये देख लो ये कैसे होता है। देखो बच्चे, कॉन्जुगेट बीम मेथड एक और मेथड है स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने का। इसका एक फायदा है और एक मेजर नुकसान है। इसका फायदा ये है कि ये ऐसी बीम्स में बहुत फायदेमंद होता है स्लोप डिफ्लेक्शन निकालने में जहां क्रॉस सेक्शन वेरी, जैसे मान लीजिए ये बीम एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, जिसका एक तरफ 2i ट्वाइस एरिया है और एक तरफ इट्स जस्ट 1, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर मैं आपसे बोलूं कि यूडीएल लग रहा है, आप मुझे सेंट्रल डिफ्लेक्शन बताओ, तो ये 5/384 वाला फॉर्मूला नहीं है। तो कॉन्जुगेट बीम मेथड का बहुत यूजफुल होता है जब क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी, बट इसका नुकसान क्या है, ये मेथड काफी लंबा मेथड, एक सिंपल फॉर्मूला निकालने में भी काफी मेहनत लगती है इस मेथड। इवन आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, आपको मेथड समझ में आ जाए। अगर हम गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक क्वेश्चन आया है ये जो कॉन्जुगेट बीम मेथड से ही हो पाता। जैसे एक सिंपली सपोर्टेड बीम अगर आपके पास है जिसके बीच में पॉइंट लोड है, वो लाइव भी है। सागर लाइव आया है। अब जैसे सेंटर पर एक पॉइंट लोड लगा, तो आप इसको मोमेंट एरिया मेथड से भी कर सकते हो, स्ट्रेन एनर्जी मेथड से भी कर सकते हो, कॉन्जुगेट बीम मेथड से भी कर सकते हो। आपको उस मेथड को यूज करना चाहिए जिसमें मिनिमम टाइम लगे। तो बच्चे, कॉन्जुगेट बीम मेथड में मिनिमम टाइम नहीं लगेगा, काफी टाइम कंज्यूमिंग मेथड, बट आपको मैं तब भी सिखाता हूँ कि इससे क्वेश्चन करते कैसे, इसको करने का तरीका क्या है। एक तो स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा दो ना, फिर बस ऐसे ये और ऐसे, मैं बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है कि ऐसे करके सब मिटा दूंगा, एक बंदा रखूंगा मैं मिटाने के लिए। तो देखिए कॉन्जुगेट बीम, वैसे कॉन्जुगेट बीम का मतलब क्या होता है, ये एक इमेजिनरी बीम है, एक्चुअल बीम नहीं है, एक इमेजिनरी बीम है, और इस बीम की हेल्प से हम किसी भी बीम पर स्लोप या डिफ्लेक्शन निकाल। अब मैं आपको एक सिंपल केस के थ्रू समझा रहा हूं और एक मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो आप इस मेथड को समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसके बाद हमारा टारगेट आज बहुत सिंपल है, हम कॉलम और टॉर्सन पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आज हमारा कॉलम और टॉर्सन खत्म हो गया है, क्या 2 बजे से एफएम है? अबे तो मैं यहाँ पे कब ब्रेक डांस करने आया हूँ यहाँ पे आधे घंटे के लिए, और 2 बजे से सीधे थोड़ी कि एफएम में घुस जाओगे, कुछ खाओगे पियोगे भी तो।
कैसे खाएंगे? बट डोंट वरी, इसका भी एक सॉल्यूशन है। कल आपकी लंबी क्लास है, कल मेरी जेई की क्लास नहीं है। कल तो मेरे ख्याल से एफएम नहीं होगा। मैं भी सर से बात करता हूँ, क्योंकि कल मेरी 10 बजे वाली क्लास नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ तुम लोग इधर क्यों नहीं आ जाते? घर पे सहसदारा रोड भी तो है, पैसिफिक में पार्क है, वहां पे आराम से पढ़ लेंगे। क्या दिक्कत है? मान गए? मैं फोन से भी काट सकता था, मैंने कैसे काटा? घड़ी से। कैसे पता चलेगा तुम्हें कि स्मार्ट वॉच है मेरे पास? ऐसे ही पता चलता है। अब देखो, सबसे पहले ना एक चीज मैं बोलूंगा, परेशान नहीं होइए। देखिए, फ्यूचर को मत सोचिए गेट में क्या, अभी बस इधर ध्यान दीजिए और भूल जाइए सब। क्योंकि जितना आप टेंशन में आएंगे ना, मैं भाई साहब सुबह उठा, भयानक मेरा मूड खराब, XYZ रीजन की वजह से। मैंने अच्छा से कर, मैं भगवान जी कहाँ है, और फटाक से पाठ पूजा लगाई, थोड़ा मैं रिलैक्स हुआ। हाँ हाँ हाँ, सही है सही है सही। कोविड केस बढ़ते हैं ना, हमारी अपनी बैंड बच जाती है, घर के खर्चे इतने, कोविड लोग फट से लॉकडाउन लगा देते हैं। मैं अभी सेटल हुआ है यहाँ पे, दिल्ली में तो कोई दिक्कत नहीं थी। अकेले रहना कितनी दिक्कत होती है। दिल्ली में पूरा खानदान है हमारा वहां पे, यहाँ मैं सिर्फ निशान सर को जानता हूँ। वो मतलब मैं टेंशन में, फिर मैंने पाठ पूजा सुनी, ऐसे अपने मन को शांत किया, फिर मैंने गाने चलाए थोड़े ऐसे, वो डांसिंग वाले 2-3 डांस वांस किया मैंने, एकदम ठीक हो गया। तो ज्यादा परेशान मत हो तुम लोग, टेंशन नहीं लो, डांस करो। चलो अभी डांस करवाऊंगा मैं तुम लोगों से। अब देखो कॉन्जुगेट बीम मेथड में क्या है, हम एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। एक सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर पे मैं लोड लगा रहा हूं। अब हम कॉन्जुगेट बीम मेथड से इस बीम में स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालेंगे। ठीक है, आप ये बीम बनाओ पहले, ये मैं पूरा लिख के बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा लिख लो। मैं ऐसा करता हूं कि तुम लोगों को, आप देखो ईमानदारी से मुझे बताओ, खाना खाना है तुम लोगों ने? मतलब सीधा यहाँ से क्लास में घुस जाओगे? नहीं, 10 मिनट पहले तुम इतने प्यारे बच्चों, 13 मिनट पहले छोड़ो। अच्छा टाइम भी हमारे पास, 12:41 हो रहा है, 1:41 पे छोड़ा जाएगा, है ना? 1 घंटा मिल गया ना, 2 बजे से क्लास है, उल्टा 19 मिनट दिए मैंने, कितना बड़ा दिल है मेरा। अब देखो बच्चों, इसको भी थोड़ा सा मैं इधर ना, आप हिंज लगाओ और यहां आप रोलर सपोर्ट लगाओ। ये रियल बीम है, दिस इज द एक्चुअल बीम। अब क्या होगा, हम एक इमेजिनरी बीम बनाएंगे, एक ऐसी बीम जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। इस इमेजिनरी बीम को कॉन्जुगेट बीम बोला जाता है। अब हम कॉन्जुगेट बीम बनाएंगे, तो मेन ना इसमें आपको यही सीखना होता है कि कॉन्जुगेट बीम बनती कैसे, बनाया कैसे जाता है। तो बच्चे, कॉन्जुगेट बीम में सबसे पहले क्या होता है, जब आप रियल से इमेजिनरी बीम बनाओगे तो आपको सबसे पहले सपोर्ट्स को बदलना होता है। हिंज सपोर्ट हिंज ही रहेगा, रोलर सपोर्ट रोलर ही रहता है। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि ये एक रियल बीम है, इसकी कॉन्जुगेट बीम बनाइए। तो कॉन्जुगेट बीम जब आप बनाएंगे तो बच्चे, फिक्स सपोर्ट बन जाता है फ्री, और फ्री सपोर्ट बन जाता है फिक्स। ये 4 चीजें आपको याद करनी। तो हिंज रिमेन्स हिंज, रोलर रिमेन्स रोलर, फिक्स्ड बिकम्स फ्री, एंड फ्री बिकम्स फिक्स्ड। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है, रियल बीम का जो बीएमडी बनेगा, ठीक है, वो कॉन्जुगेट बीम की लोडिंग होगी। इस रियल बीम का बीएमडी कैसा बनेगा, ट्रायंगुलर। तो जो कॉन्जुगेट बीम की लोडिंग होगी, दिस विल बी ट्रायंगुलर, यही बीएमडी बनता है। और जो इस लोड की इंटेंसिटी होगी किसी भी पॉइंट पर, इट विल बी M/EI। जैसे भाई, लोडिंग इंटेंसिटी क्या होगी कॉन्जुगेट बीम पर, दिस विल बी M/EI। सेंटर पे कितना बेंडिंग मोमेंट आता है, WL/4,
तो सेंटर पर लोडिंग इंटेंसिटी विल बी WL/4 EI। वाह वाह मोदी जी वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। भाई साहब, ठंड में जो चाय का आनंद है, और वो भी तब जब 3 लोग ना पी रहे हो और आपको मिल रही हो, आहा, यही सुख है। ये बात समझ आई बच्चों? ML/EI। अब ये क्या हो गया, ये आपकी कॉन्जुगेट बीम बन गई, सपोर्ट्स आ गए और लोडिंग इंटेंसिटी आ गई। ये बनो। अरे यार, इसका वो सही नहीं आ रहा, एक मिनट रुको। कैमरे में तो बहुत सही, मैं कहा ज्यादा ऊपर चला गया हूँ, नहीं ज्यादा ऊपर तो नहीं गया, इससे तो नीचे। एक मिनट रुको बच्चों, बुला के लाऊं। यहां तक की बात समझ आई बच्चों? अब कॉन्जुगेट बीम पर किसी भी पॉइंट पर अगर आप शियर फोर्स निकालेंगे तो उस पॉइंट पर रियल बीम में स्लोप मिलेगा। इस पॉइंट को लिखो, कई बार एग्जाम्स में ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछ लिया जाता है।
आवाज आ रही है सागर? कहाँ आ गया? अच्छा इधर, ओ सॉरी। टीजीसी का फॉर्म भर देना, एसएससी टेक का भी, है ना? जैसे आई नो समवन जो बिल्कुल खराब हो रखे थे टेक्निकली, 62% बीटेक में आया उनका, ठीक है, गेट में भी कुछ हुआ नहीं ज्यादा, फॉर्म भरा एसएसबी का, रिकमेंड हो गए, अभी कैप्टन बने हुए हैं, और एई से कई गुना ज्यादा सैलरी है, और इज्जत की तो बात ही बहुत ज्यादा, वो तो बहुत ही ज्यादा, और काम वही इंजीनियरिंग वर्क्स ही कर, तो ऐसा तो है नहीं कि नहीं मुझे यही कर, आपको एक अच्छा स्टेबल करियर बना, ठीक है, चाहे वो आप काम सीपीडब्ल्यूडी के लिए करो, पीडब्ल्यूडी के लिए करो, नेवी के लिए करो, आर्मी के लिए करो। सबसे अच्छी बात क्या है डिफेंस की, एक आप 27 साल तक दे सकते हो एसएसबी, और पर ईयर 4 एसएसबी होने सिर्फ टेक्निकल के, 2 टीजीसी होती है और 2 एसएससी टेक होता है। और टीजीसी क्या होता है, ये परमानेंट कमीशन होता है। परमानेंट कमीशन का मतलब है आप इसमें जाएंगे और रिटायर होके बाहर निकलेंगे। एसएससी टेक में क्या होता है, 14 ईयर्स की सर्विस होती है, बट अगर आप एक्सटेंशन लेना चाहते हैं तो आपको फुल टाइम कर दिया जाता है। और मान लीजिए अगर आप नहीं लेना चाहते और आप एसएससी करके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आए, भाई साहब इनिशियल पैकेज 40-50 लाख का जाएगा। बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गेट ही बचा है, गेट एक माध्यम है डेस्टिनेशन तक पहुंचने का, बट बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, टीजीसी की ट्रेनिंग आईएमए में होती है, एसएससी की ओटीए में होती है, ओटीए चेन्नई। यस, जैसे क्या होता है ना, आर्मी में कई सारी डिवीजन है, आर्मी के एक डिवीजन होते हैं, इसको बोलते हैं इंजीनियर्स। कभी आप ध्यान से देखना, हो सकता है आपको दिखे, कैंट में आप जाओ, यहाँ बैज लगा होता है, यहाँ इंजीनियर्स लिखा होगा, तो जो जिनके इंजीनियर्स लिखा होता है ना, वो इंजीनियरिंग में सिविल और मैकेनिकल से होते हैं। हाँ, एमईएस अलग है, एमईएस में आप जाते हो यूपीएससी के थ्रू, जैसे एसएससी जेई या इंजीनियरिंग सर्विसेज के, इंजीनियर्स अलग है। इंजीनियर्स कोर आर्मी के डिवीजन है, ऐसे जब आप एमईएस में जाते हो तो आप असिस्टेंट इंजीनियर इस पोस्ट पे जाते हो, जब आप इंजीनियर्स के थ्रू जाते हो तो आप ऐसे जाओगे कैप्टन मेजर इस रैंक पे जाओगे। एक जैसे सिग्नल्स एक डिवीजन होती है, सिग्नल्स में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आपको दिखेंगे, तो इनका काम इंजीनियरिंग का है, बस ये सिर्फ आर्मी के लिए कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात पता है आर्मी की क्या है, टीजीसी एंट्री की, यू डू नॉट नीड टू बी अ घिस्सू, कि वो बुक वॉर्म नहीं होना है आप, कि ये फॉर्मूला ना कुछ नहीं, आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब हो गया है, दिया ना मोदी जी ने गिफ्ट, परमानेंट कमीशन कर दिया टीजीसी में, गर्ल्स अलाउ है, एटलीस्ट एसएससी टेक में तो आप जा ही सकते हो, बट गर्ल्स का परमानेंट कमीशन कर दिया है ना, ये इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट में भी हियरिंग हुई है, गर्ल्स टीजीसी में भी अलाउ कर दिया उन्होंने। परमानेंट कमीशन का मतलब है अब आप अकेली ऐसी जॉब है जहां पर पेंशन है, आर्मी में अभी भी पेंशन है भाई। और आपको क्या करना है, टीजीसी का फॉर्म भरना है, फर्स्ट टाइम जाओगे एसएसबी देने ना, आने जाने का खर्चा मिलेगा थर्ड एसी का। अगर फर्स्ट डे सिलेक्ट हो जाते हो तो अगले 4 दिन पूरा आपको आर्मी कैंट में रुकवाएंगे, खाना देंगे, सब कुछ देंगे। रिकमेंड अगर आप हो गए तो फिर आपको बुलाए रहे, इवन जैसे मेरा तो मेडिकल इशू आ गया था, आपको एक लेटर आएगा, इसका भी सॉल्यूशन है, बस मुझे पता नहीं था। तुम्हारी वैसे है कितनी एज, कितनी है? इसका एक सॉल्यूशन है, कैमरा पे नहीं बता सकता मैं, कैमरा जैसे बंद होगा तब बताऊंगा, पता चला इधर ही नहीं माइक ऑफ। इसका एक है, मतलब वो अभी बताता हूँ क्लास के बाद, मिलना मुझको एक बार। और इसका बस पता है क्या, इसका एक बहुत बड़ा फायदा क्या है, ये आप जाओगे ना, इसका कोई टेक्निकल एग्जाम नहीं होगा, आपकी परसेंटेज के बेसिस पे आर्मी विल कॉल यू। अगर आपके 65-70 के ऊपर है तो 100% कॉल आएगा। आप गए फर्स्ट डे, थोड़ा सा आपने पिक्चर देख के लिखा, मतलब आपने एक स्मार्टनेस होनी चाहिए, एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन होना चाहिए, वो आपने बताया एंड ऑल। फर्स्ट डे आप सिलेक्ट हुए, अगले 4 दिन आपने थोड़ा भागना है, थोड़ा आप में करेज होना चाहिए, थोड़ा लीडरशिप होना चाहिए, बस वो कर दिया। 5 दिन में बच्चे पूरी लाइफ बदल गए। इंटरव्यू हो सकता है जहां आपसे टेक्निकल पूछा जाए, वो भी हो सकता है,
हो सकता है वो पूछे, हो सकता है वो ना पूछे, उसके अलावा कहीं पर भी सिविल का कुछ नहीं। और इंटरव्यू में अगर पूछा भी तो बहुत बेसिक पूछते हैं कि रोड बनानी है तो क्या करेंगे, ऐसा नहीं है कि एसएफडी बना के 4 लोडिंग बिल खाते के बोल दिया एसएफडी बनाओ, बहुत सिंपल। और सैलरी तो आपको पता ही है भाई, मतलब एक बारी आप कमीशन हो गए ना, आर्मी में घुस गए भाई साहब, आपका अगर ऐसा ऐसा कुछ ऐसे खरोच भी लग गई ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ, एंड नॉट जस्ट यू, योर पेरेंट्स, जो आपकी फ्यूचर फैमिली होगी, सबका ध्यान रखती है यार डिफेंस। फॉर्म जरूर भरो, नहीं जाना है मत जाओ, बट फॉर्म भरो। और आता रहता है ये, मतलब अभी ये पता नहीं आया नहीं आया, आप ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in को विजिट करो उस, में आ जाता है। हाँ तो ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in पर जाओ, भरो। मैंने बोल रहा हूँ ना, अर्पित भट्ट जो थे यहाँ पर, हो सकता है गेट में अच्छी रैंक ना आई हो सकता, बट डिफेंस में हो गए ना। और आज मैं मानता हूँ असिस्टेंट इंजीनियर से ऊपर है मेजर, मेजर मेजर पीयूष, मेजर अक्षय, मेजर शशि, शशि असिस्टेंट इंजीनियर पीयूष, कैप्टन छोटा रैंक होती है, हाँ वो अलग चीज है। नहीं, सबसे छोटा होता है लेफ्टिनेंट। और अगर आप टीजीसी एंट्री से जाओगे ना, आपको 1 साल की सिक्योरिटी मिलती है। लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनने में 2 साल लगते हैं एनडी और सीडीएस से, टीजीसी में सिर्फ 1 साल लगेगा, तो आप जल्दी सीनियर बनोगे। बिल्कुल हो सकता, अबे डिफेंस में जाओगे तो आपकी ट्रेनिंग बिल्कुल वही होगी जो एक एनडीए या सीडीएस वाले की होगी, ट्रेनिंग सबकी सेम है। चाहे आप लॉयर बनो आर्मी में, चाहे आप डॉक्टर बनो, एवरीवन हैज द सेम ट्रेनिंग। उसके बाद यह है कि पोस्टिंग, और 2 साल की पोस्टिंग तो मैंडेटरी होती है इंसर्जेंसी वाले इलाके में। हाँ और क्या, उसके साथ ही आपको पूरा ध्यान रखिएगा थोड़ा, तो यही तो मजा है। अब क्या है, बोरिंग लाइफ है, आओ यहाँ से करो दीवार, बम बम फट रहे होते, मजा आता है थोड़ा। अभी मेरे दोस्त ने आईएमए की ट्रेनिंग में था, वो उसने वो मुझे बताया लॉन्चर छोड़ा, कह रहा भाई कमर जल गई, कह रहा जूम कह रहा क्या आनंद। अब मैं यहाँ बैठ के यहाँ पे रॉकेट में हम दिवाली पे कर रहे हैं, वो लाइफ है, वो लाइफ तो ये है। बम फोड़ रहे ऐसे, ग्रेनेड की पिन, वो मिथुन ऐसे दांत से ग्रेनेड की पिन निकालता है, दांत भी बाहर आ जाते हैं साथ में, ऐसे निकलता है पिन, अब फेंक रहे हैं आप, वाह। ये थोड़ा लाइफ में इंटरेस्ट तो है, भरो इनको फॉर्म को, सिलेक्शन हो जाएगा, मत जाना। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, एक बार आप चले गए ना एसएसबी देने, ये हो ही नहीं सकता कि आप दोबारा ना। अबे बहुत अलग है। मैं वहां पे 15 दिन रहा ना, मेरा मेडिकल 15 दिन चला, मैं दिवाली वाले दिन रिकमेंड हुआ, ठीक है, तो ऑफिसर्स थे नहीं उस टाइम पे, तो जो मेडिकल 4 या 5 दिन में पूरा हो जाता है, हमारा 13-14 दिन चला। और हमारा ना ऐसे प्लस, मैं भी फोटो दिखाऊं, प्लस करके था हमारा, प्लस फर्स्ट एड का साइन होता है, मतलब हम लोग रिकमेंडेड है। भाई साहब जो जेसी होता है ना, जेसीओ मतलब जूनियर कमीशन ऑफिसर, सूबेदार, सलूट करते हैं, साहब बोलते हैं साहब। अरे भैया ऑफिसर ऊपर होता है यार, उनसे जेसीओ से ऊपर होता है। उन्हें ये होता है कि यही बंदा कल ऑफिसर बन के आए। पहले हम जाते थे चिकन की लाइन में, चिकन नहीं देते थे, ऐसे पानी तरी तरी दे देते थे। जैसे ही वो फर्स्ट एड का साइन आया, अरे साहब 2 चिकन के पीस, अरे नहीं नहीं, अरे एक 2 चिकन, अरे रोटी लो। और फिर जो बेचारे जो नए आ रहे हैं उनको ठंडी रोटी मिली, हमें गरम, अरे गरम रोटी लाओ साहब के लिए। मैं तो बन चुका तो सब साहब आ रहे हैं। तो ये देखो, अपने आप को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखना सबसे जरूरी चीज। गेट की हम मेहनत करेंगे, बट हमें अपने ऑप्शंस खुले रखने चाहिए। चलो लिखो बच्चों, ऐसे हंसते हुए आपने मेहनत करनी है। डोंट बी सीरियस, बी सिंसियर। ला बेटा दिखा मेरे को क्या लिखा, कुछ नहीं लिखा, ये कैसे हो सकता है, लिखो लिखो। द बेंडिंग मोमेंट at any point, the bending moment at any point in conjugate beam gives deflection. The bending moment at any point in conjugate beam gives deflection at that point, gives deflection at that point in real beam.
अब देखो बच्चों, हम थोड़ा सा क्विकली करेंगे इस चीज को। सी पर हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तभी हमें उस पर, सी डैश बोल देता हूँ मैं इसको, तभी हमें सी पर क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन। आर ए की वैल्यू क्या है, WL² बाई 16 EI, यही आया था ना रिएक्शन। तो बच्चे मैंने बेंडिंग मोमेंट निकाला सी डैश, तो क्या आएगा, आर ए डैश इंटू ये डिस्टेंस कितना है, L/2, मतलब WL² बाई 16 EI मल्टीप्लाइड बाई L/2 माइनस, बच्चे इतना जो ये आधा ट्रायंगल बन रहा है, इसकी वजह से जो मोमेंट आएगा, बच्चे टोटल लोड का हाफ होगा ये आधा ट्रायंगल। टोटल लोड कितना है, WL बाई 8EI, ये WL² बाई 8EI था, है ना, इसका डबल मान लो ना रिएक्शन का। तो लोड कितना लग रहा है, WL² बाई 8EI। कहां एक्ट करेगा, सी से, यहां से एल्टीट्यूड से 1/3 डिस्टेंस पर। तो 1/3 डिस्टेंस किसका, L/2 का, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, L/6। समझ आया, नहीं आया? ये समझ आया, ये वाली बात समझ आई। देख बेटा, ये ट्रायंगल है ना आधा, आपको इस आधे ट्रायंगल की वजह से सी पर मोमेंट निकालना है। तो टोटल लोड ये समझ आया, WL² बाई 8EI है, समझ आई। मोमेंट क्या होगा, इस VDL की वजह से जो लोड आ रहा है, हाँ वेरी गुड। अब इसको सॉल्व करो, तो WL³ अपॉन 32EI माइनस WL³ अपॉन 48EI, 8648। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये WL³ बाई 48EI आएगा, 96 LCM आएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो 2 WL³ अपॉन 96EI आएगा, जो कि WL³ अपॉन 48EI है। तो ये बेंडिंग मोमेंट आया सी डैश पर। तो बच्चे यही क्या होगा, डिफ्लेक्शन एट सी। तो अब आप देख रहे हो कि ये मेथड क्या है, लंबा मेथड, तो इससे कभी क्वेश्चन नहीं करना जब तक क्वेश्चन इस मेथड के बारे में ना बोले। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उसको आप बुद्धिमत्ता से सॉल्व करना है। अब देखो बच्चे, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की ना थ्योरी तो बहुत लिमिटेड है, मेन है इसमें क्वेश्चंस। अरे भगवान जी, क्या हो गया इसको, रुक जाओ यार। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतने बेहतर बनेंगे, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ। गेट में एक ही क्वेश्चन था अभी तक ऐसा पिछले 15-20 साल में, जो कॉन्जुगेट बीम मेथड से करने में फायदा था, बाकी सब क्वेश्चन दूसरे मेथड से ही हो जाते। अभी मैं आपको वो क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर आप ध्यान से करेंगे तो ये क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। ये क्वेश्चन आप करिए, फिर हम कॉलम स्टार्ट करेंगे। बस ये क्वेश्चन करना है, और अगर सही रहा तो कॉलम अभी आज खत्म भी हो जाएगा, बहुत छोटा टॉपिक है। तो मैं भेजना है, कहाँ हो भैया तुम लोग, ढिडिंग ढिडिंग एंड ढिडिंग। चलो
मिल गया बच्चों क्वेश्चन? अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आपको कैसे पता चला कि कॉन्जुगेट बीम मेथड से करना चाहिए? क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, मोमेंट देखे इसका ना। सबसे पहले देखो फिक्स्ड एंड क्या हो जाएगा? फ्री। फ्री एंड हो जाएगा फिक्स्ड। और लोडिंग इंटेंसिटी क्या होगी? उस पॉइंट पर जो मोमेंट लग रहा है अपॉन ई आई। आप इसकी कॉन्जुगेट बीम बनाओ। कॉन्जुगेट बीम बहुत आसान बनेगी इसकी। एक मिनट का टाइम और देता हूं फिर मैं बताऊंगा। तो ये जो दूसरा वाला मूवमेंट है कहाँ पे लग रहा है? बीएम पे। अब ये बेटे दूसरा मोमेंट, मोमेंट दोनों एक ही नेचर के हैं, दोनों एंटी क्लॉकवाइज लग रहे हैं। फिक्स्ड एंड पे कितना मोमेंट लगेगा? कोई नहीं, इधर देखो। और देखो बच्चे यही आपको समझना है कि आपको क्वेश्चंस करने हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ के नहीं काम चलता। अब कहने को हमने कंजुगेट बीम की थ्योरी पढ़ ली। अरे भगवान, हेलो, हाँ गुड आफ्टरनून। मैं ऑफिस में हूँ, मैं अभी क्लास में हूँ, मैं 2 बजे तक फ्री हो जाऊंगा। ठीक ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ बेटा, हाँ फिक्स्ड एंड पे 2m लगेगा। इसकी कॉन्जुगेट बीम बहुत आसान बनेगी। अब गेट ने इतना मतलब अच्छा क्वेश्चन बनाया है, ये मतलब वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन है। देखो यहां इन्होंने बोला 2EI है, यहां मोमेंट लगाया, यहां इन्होंने बोला EI है, सेम मोमेंट की डायरेक्शन। सबसे पहले फिक्स्ड एंड को हम क्या करेंगे? फ्री। और फ्री एंड को हम कर देंगे फिक्स्ड। नेमिंग कर देते हैं, इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, इसको C बोल देते हैं। बस ये लेंथ बताना कितनी है? L/2 है, लेंथ L/2। ठीक है। अब A से B तक बच्चे कितना मोमेंट लग रहा है? M। A से B तक मोमेंट M है, तो ये इसको मैं A डैश बोल देता हूं, यहाँ B डैश और यहाँ C डैश। तो बच्चे A से B तक मोमेंट M है, और लोडिंग, और ये कितना है? EI। तो लोडिंग इंटेंसिटी क्या होगी? M अपॉन EI। A से B तक कांस्टेंट है ना बेंडिंग मोमेंट, तो लोडिंग इंटेंसिटी भी बच्चों क्या होगी? कांस्टेंट। जो BMD होगा A से B का, वही लोडिंग होगी, है ना? तो BMD क्या है? कांस्टेंट है, तो लोडिंग कांस्टेंट हो गई। मतलब एक तरीके से क्या लग रहा है? UDL। और इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? जो मोमेंट लग रहा है M डिवाइडेड बाई EI। ये बात समझ आई? अब आपने B से C के बीच में देखा बच्चों, एक मोमेंट तो M लग रहा है और एक ये वाला मोमेंट आ गया, दोनों सेम है ना, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। तो B से C तक कितना मोमेंट लग रहा है? 2m। बात समझ आई? तो आपने बोला सर मोमेंट लग रहा है 2m, मैंने बोला अच्छा ठीक है भाई, कांस्टेंट लग रहा है ना 2m। मैंने बोला अच्छा बताओ लोडिंग इंटेंसिटी क्या होगी, आप किससे डिवाइड करोगे? बच्चे बच्चे B से C तक, B से C पर इसका भी तो इफेक्ट आ गया।
हाँ तो वो तो करोगे ना ऑब्वियसली। बेटा आपने एक सेक्शन यहाँ कट कर, तो कितना आया मोमेंट m, अगला सेक्शन आपने यहाँ कट किया तो फुल में तो देखोगे, तो m और m 2m, तो लोड मोमेंट आ गया 2m। अब आप किससे डिवाइड करोगे, 2ei से। तो बच्चे कितना है इंटेंसिटी, m अपॉन ei, और a डैश से b डैश तक भी क्या थी, m अपॉन ei। तो बच्चे जब आपने इसकी कॉन्जुगेट बीम बनाई तो ये एक तरीके से क्या बन गया, UDL। कॉन्जुगेट बीम में क्या आ गया भाई, हर जगह कितनी लोडिंग इंटेंसिटी है, m अपॉन ei। अब आपसे पूछा क्या गया था, फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन, फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन पूछा है ना, तो अब आप क्या करोगे, फ्री एंड ये है तो फिक्स्ड एंड, इस एंड पर क्या निकालोगे, मोमेंट। अब आप मोमेंट कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, टोटल लोड कितना लगेगा भाई, 1 मीटर पे m अपॉन ei लग रहा है, तो L डिस्टेंस के लिए टोटल लोड कितना हो गया, m L अपॉन ei, और कहां एक्ट करेगा, L बाई 2 पर, तो ml स्क्वायर बाई 2ei आ गया डिफ्लेक्शन एट दी फ्री एंड, ए का डिफ्लेक्शन आ गया। बात समझ आई बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से डेटा दिया इस क्वेश्चन में कि भले ही कॉन्जुगेट भी मेथड था बट आराम से सॉल्व हो गया। अब जैसे देखिए कैस्टिग्लियानो भी एक मेथड है, बट कैस्टिग्लियानो क्या होता है, वो स्ट्रेन एनर्जी से ही रिलेटेड है। अब एक हेडिंग डालिए, इसको लिख लो। अब देखो बच्चों, थ्योरेटिकली तो वी आर डन विद द टॉपिक, बट इसमें है न्यूमेरिकल्स। जितने आप क्वेश्चंस करोगे उतने आप बेहतर बनोगे। हेडिंग डालिए कॉलम्स। कॉलम्स आसान है, छोटा टॉपिक है, भगवान करें कि इसका PDF कन्वर्ट हो जाए फोन से ही, तो हम मैं बच्चे मैम सो सॉरी यार, मुझे ना घर जाके एक बार याद दिला दिया करो। अभी ना मेरा लैपटॉप पे कब्जा कर रखा है धर्म पत्नी ने, उनकी अपनी जॉब चल रही है, देती नहीं है भाई, अपना भी ले रखा है और कि नहीं वो भी है, उसमें मेरा डेटा है और इसकी इसकी प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी है। हाँ का तो मैं मतलब क्या करूं, मैं फोन फोन पे काम चलूं, बट आपको पता ही है बंदा कहीं, फोन भी ले लेंगे एक आध दिन में कि ये भी दे, ऐसे आया करूंगा मैं उड़ता उड़ता हवा। हम बस यही है, फोन ले लिया तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं इंसान के पास, बस ये कन्वर्ट हो जाए। इसमें वो तो हो सकता है कि, अच्छा चलो रुको ये करते हैं जरा एक बार, बस 1 मिनट रुक जाओ, ये फाइल थोड़ी छोटी है क्योंकि कॉलम्स बहुत आसान है, एक आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि एक आपका टॉपिक भी खत्म हो गया। सर OCS जैसे कल से स्टार्ट हो गया और हमने अटेंडेंस लगाया तो हम क्लास पूरी कर सकते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, OCF का बहुत मतलब FM का कोई रोल मतलब बहुत कम रोल है, बस एक इक्वेशन पता होनी चाहिए, H टोटल एनर्जी क्या होता है, डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक, बस इतना यूज आता है। अभी मैंने उनको OCF पढ़ाया ना जेई वालों को, तो FM नहीं पढ़ाया, ज्यादा मतलब ज्यादा क्या कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, ये तो हो गया, हो जा भाई, छोटे बच्चों का कुछ तो साथ दे दे मेरे फोन। PDF PDF बदल जाओ, ऐसे ऐसे भगवान का सिमरन करो,
बदल जा पीडीएफ में, बदल जा पीडीएफ में, मेरा काम बच जाएगा, नहीं तो लिंक शेयर करूंगा। टॉर्सन के भी नोट्स हैं इसमें। अभी पढ़ोगे एफएम, एफएम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना। उसमें वो क्या है, उमे बड़ी फाइल कह रहा है, सिर्फ 2 MB बड़ी थी। कोई नहीं, हम करेंगे, हम डरेंगे नहीं, हमें डरना नहीं, आपने डरना नहीं, क्या आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। आपने घबराना नहीं है। नहीं पता क्या लड़की है, इमरान खान बोलते हैं ऐसे, आपने घबराना नहीं है। डर का माहौल। यार लग कुछ मीम्स तो सही में बहुत अच्छे होते हैं, मतलब बहुत हंसी। एक वो नहीं देखा शाहीन अफरीदी वाला जो है, जिसमें वो बस हंस रहा है, स्माइल, कि इसको देख के ऐसे लगता है इसको आपके बारे में कुछ पता है। वो वाला व्यू तो है, मतलब लिटरली जैसे बीच में होता है ना मन थोड़ा ऐसे अपसेट सा है, तो मैं तो सही में बस वो फोटो देखने लग गया गूगल पे, शाहीन अफरीदी मीम्स। यार वो ऐसे ऐसे हंस रहा है। बस सही है, बहुत सही है वाला तो। चलो बच्चों, मैं एक लिंक सेंड कर रहा हूँ आपको, ये डाउनलोड नहीं हो रही है बट पीपीटी लिंक के थ्रू खुल जाएगी। नहीं नहीं, 1 मिनट नहीं दे सकते हम। अरे कहाँ भाई, हो जाए फॉरवर्ड। ये पेज कसने नहीं है, मैं 2-3 बच्चों के खराब है, इनके कस दो। बच्चों इधर आओ, एक आपको वो भेजी है पीपीटी। आगे बच्चे, खुल गया बच्चों, चलो। शुरुआत में टॉर्सन है, बट टॉर्सन के साथ क्या है ना, टॉर्सन आज में हो नहीं पाया, बट कॉलम इतना छोटा टॉपिक है, वो आज में हो सकता है। मैंने अब आंसर की शेयर करी थी, सॉल्यूशंस। वेरी नाइस क्वेश्चन। 28 हो गया। मैं बेइज्जती कर दी, जवाब ना दिया इसने मेरा। भाई साहब वाओ, देख रहे हो कॉलम से जस्ट नीचे हो, अनाउंसमेंट का भी पेज है। मैंने एक अपना एक जूम बैच था, उसका अनाउंसमेंट है ये। नहीं मतलब था, वो डन हो गया ना, वो बीच में ऐड बीच में ऐड भी आया है और मैंने ध्यान नहीं दिया। दिस इज लाइक बहुत गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा है। दिस इज नॉट प्रोफेशनल एट ऑल, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। कॉन्कर गेट, कॉन्कर वर्ड से मुझे बहुत लगा, मैं अपने बैच का नाम रखा था कॉन्कर, और फिर हर सब्जेक्ट कॉन्कर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, कॉन्कर सॉइल मैकेनिक्स, कॉन्कर आरसीसी, अच्छा लगा। फिर मैंने एसएसबी का बैच बनाया, उसका नाम रखा कॉन्कर एसएसबी। कॉन्कर मतलब क्या होता है, फतेह पाले। देख रहा हूँ भाई, मेरा मैं काफी फायदा मिला। वीडियो रिकॉर्डिंग्स ऑफ लेक्चर्स इज आल्सो, सॉरी फॉर दिस। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। देखो इसको आप एक, अब हम एक कहानी के मोड में आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप देखिए हैंडराइटिंग कितनी सुंदर है, बाकी बातें तो सब बात की है। ये आपके सर की अपनी ओरिजिनल हैंडराइटिंग, ब्लैक पन्ने पे लिखा है मैंने आईपैड पर। तो बच्चों स्ट्रट, स्ट्रट क्या होता है, अब मेरी बात सुनिए पे। स्ट्रट क्या होता है, स्ट्रट एक ऐसा मेंबर है जिस पर एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगता है।
strut is a member under axial compression. अगर ये strut vertical है तो इस strut को बोलेंगे column. तो strut का और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? ट्रस के मेंबर्स. ट्रस के वो मेंबर्स जो इंक्लाइंड या हॉरिजॉन्टल है उनको हम स्ट्रट बोल सकते हैं. तो हर कॉलम एक स्ट्रट है, बट हर स्ट्रट कॉलम नहीं है. तो अब आप इधर आए पीपीटी पर. सो स्ट्रट इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर ओरिएंटेड इन एनी पोजीशन. मतलब ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड कुछ भी हो सकता है. एंड इज अंडर द इफेक्ट ऑफ कंप्रेसिव लोडिंग. इस पे सिर्फ कंप्रेसिव लोड लगता है. अब कॉलम क्या है? नो, कॉलम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर ओरिएंटेड इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड इज अंडर द इफेक्ट ऑफ कंप्रेसिव लोडिंग. तो हर कॉलम स्ट्रट है, बट वाइस वर्सा ट्रू नहीं. तो अब हम आए नेक्स्ट पेज पर. देखिए नोट भी लिखा हुआ है वहां पर कि एवरी कॉलम इज अ स्ट्रट बट एवरी स्ट्रट इज नॉट अ कॉलम. चलिए अब नेक्स्ट लाइन आ रही है कि मेंबर्स ऑफ अ ट्रस अंडर कंप्रेशन आर एग्जांपल ऑफ स्ट्रट्स. जो एक्सियल टेंसाइल मेंबर्स होते हैं उनको टाइज बोला जाता है. ठीक है. अब देखिए कॉलम का रोल क्या है. अब इधर खोपड़ी मुंडी ऊपर उठाए. मान लीजिए कॉलम है. कॉलम क्या करता है? स्लैब का लोड आता है बीम पर और बीम लोड ट्रांसफर करती है कॉलम पर. फिर यही चीजें चलती चली आती है और कॉलम का लोड जाता है फुटिंग पर और फुटिंग ट्रांसफर करती है सॉइल में. तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉलम. तो नेक्स्ट दोबारा आइए इसमें नोट्स में. तो कॉलम्स आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स विच. अरे भैया सागर का, भैया वो सागर को भेज दो, वो ऑनलाइन है वहां पे. वो दूसरे वाले का है, यही होता टीचर, मेरे से पता नहीं क्या इसको खुंदा का है. क्या मेरा मतलब नंबर लेने को तैयार नहीं है? ऑनलाइन तो दिख रहा है मेरे को ये. भैया सागर, तुम्हारे पास नोट्स आ गए? नाम पता नहीं, इनको भेजा है मैंने, नाम पता नहीं इसका साथ. उस दिन वो तुम उसी को सागर को ही तो भेज रहे थे जो वो मुंडी पीछे करके तुम्हें कह रहा था. सागर सागर को भेज दिया. जो वो हिमांशु है यार, हद है कसम से. वो मना कर रहा है वो कि नहीं आए. किसको भेज रहे हो? सागर वो है जो स्पेक्स यूज करता है. आपको तो ऐसा ही वाला ये वाला हाँ इसी को भी तो भेजा. अब भेज तो दिया यार, आकाश ने भेजा है तुमको बेटे, चेक करो. टीचर को नंबर दिया होता डायरेक्ट भेज दिया होता. मैंने एक बार ही पता है क्या, वो देहरादून में मैंने ना पढ़ा रहा था मैं. तो एक स्टूडेंट था, वो ना हाइकिंग करवाता था माउंटेन्स पर, अंदर पहाड़ों से था. मैंने उसका नंबर सेव कर लिया था. उसने मुझे बोला कि सर मैं हाइकिंग कराता हूँ, आप कभी जाओगे तो मुझे बताना. मैं कहा ठीक है. मैं अब नंबर मैंने सेव कर लिया और उसके पास मेरा नंबर है, मेरे पास उसका नंबर है, तो ऑब्वियसली हम स्टेटस देख सकते हैं दूसरे का. तो मैं पढ़ा रहा था, मैंने ऐसे ना एक क्वेश्चन दिया. मैं कहा ये क्वेश्चन है, इसको करो. मैंने ऐसे फोन खोला, व्हाट्सएप खोला, तो उसने 2 मिनट पहले स्टेटस डाला. मैं कहा क्लास के बीच से स्टेटस डाल रहा है. मैं गया उसके पास. मैं कहा और सब बढ़िया है, सब ठीक है? कहते सर सब सही. मैं क्वेश्चन समझ आ रहे? सर हाँ सर सब समझ आ रहा है. मैं को कोई दिक्कत तुम्हें कि नहीं है? कहा और कुछ स्टेटस नहीं डाल रहे तुम आजकल? कि नहीं सर मैं व्हाट्सएप ज्यादा यूज नहीं करता हूँ. तो मैंने उसको खोला, कहीं पे देख ले. 2 मिनट पहले स्टेटस डाला क्लास से. भाई साहब जो कुटाई करी ना मैंने, फिर उसको जो घुसंड बसाया उसकी कमर पे. मैं तो 400 दिन डिलीट नहीं हो. बहुत बढ़िया. सकता. शेर भी थक गया रोर कर करके. 500 सर स्क्रीन डिलीट. नहीं बहुत अच्छी बात है, यही होता है. बहुत मैं स्टेटस तो मैं भी नहीं बदलता हूँ. वो है कि यार वो डीपी बदल जाती है. क्या ये है, क्या बेकार चीज है यार ये. फेसबुक पे एक फोटो डाल दो, 200 लाइक आ गया, 200 क्या करना उसका, बेकार चीज है. बट अच्छी बात है कि छोटी उम्र में तुम्हें समझ आ गई. मुझे थोड़े बाद में समझ आया. पहले मेरे अंदर भी आता था लाइक साइन, फिर लगा क्या है, स्टूपिडिटी है, कुछ भी नहीं. मेरे मासूम बच्चों, तो columns are the structural components which carry loads from the beams and transfer it to the lower members.
This load is ultimately transferred to the soil. बेटे कहाँ चली गई हो तुम? हाँ, अब आप नेक्स्ट पेज पर आइए। मतलब आप ये देखिए, फिगर देखे क्या मतलब, माय गॉड कितनी सुंदर फिगर बनी है। आप समझ नहीं पा रहे बच्चे, कितना ध्यान लगता है कि अलग अलग कलर से बनाने में, कितना एप्स खरीदनी पड़ती हैं, फ्री में नहीं है ये सब कुछ, तो मेहनत मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरे प्यारे मासूम बच्चों, कॉलम और बीम में क्या डिफरेंस है? कॉलम एक एक्सियली कंप्रेसिव मेंबर है और बीम एक ट्रांसवर्स लोडेड मेंबर है। So columns are loaded in axial compression, whereas beams are loaded in transverse direction. और एक चीज भी मैंने आपसे पूछी थी कि बकलिंग और डिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस होता है? Deflection occurs in the direction of the loading, whereas buckling occurs in the direction perpendicular to the loading. आप ये फिगर में भी देख सकते हैं, जो बीम अंडर डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन लोड की डायरेक्शन में हुआ और बकलिंग लोड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हुई। ये बात समझे बच्चों? पीयूष समझे बात ये? अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्लेक्शन एंड बकलिंग? डिफ्लेक्शन occurs in the direction of the loading, whereas buckling occurs in the direction perpendicular the loading to the loading आना चाहिए था, टू है नहीं इसमें, perpendicular to the loading। अब आता है रेडियस ऑफ गायरेशन। बहुत आराम से ऐसे ही पढ़ लेंगे हम, अब आसान है सब्जेक्ट में, ज्यादा कुछ नहीं है। बच्चे स्कूल में आपने रेडियस ऑफ गायरेशन का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि I is equals to a के स्क्वायर। पढ़ा था कभी? पढ़ा? मैकेनिक्स में, फिजिक्स में भी आता है ये, जब आप मतलब आज समझ में आएगा। जैसे कॉलम है हमारे सामने, इस पर लोड लगे तो बकलिंग ऐसे भी हो सकती है ना, लोड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और बकलिंग ऐसे भी हो सकती है। तो बकलिंग किस डायरेक्शन में होगी? बकलिंग उस डायरेक्शन में होगी जहां के की वैल्यू कम हो। सो जो के है, जो रेडियस ऑफ गायरेशन है कॉलम के केस में, इट इज रेजिस्टेंस टू बकलिंग। जिस एक्सिस पर के की वैल्यू कम होगी वहां बकलिंग ज्यादा होगी। अब देखिए के क्या होता है? के का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आई अपॉन ए। जैसे मान लीजिए रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो आई बी डी क्यूब बाई 12 हो गया और आई डी बी क्यूब बाई 12 हो गया। एरिया तो दोनों केस में बी डी रहा। अब जिस एक्सिस पर वाई वाई या एक्स एक्स, जिस एक्सिस पर के की वैल्यू कम होगी उस एक्सिस पर बकलिंग ज्यादा होगी। ठीक है? सो वेयर आई दिस, सो व्हाट डज के रिवील अबाउट द कॉलम? तो के बता क्या रहा है? K represents the ability of a column to resist buckling. बकलिंग को रेजिस्ट करने की एबिलिटी है बच्चे। EI फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है, एबिलिटी टू रेजिस्ट बेंडिंग। E यंग्स मॉडुलस इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट longitudinal strain. G is the ability to resist shear strain. K is the ability to resist volumetric strain. तो जो K है, this is also an ability to resist buckling. ये भी एक एबिलिटी है, बट ये बकलिंग को रेजिस्ट करती है। तो मेरे प्यारे मासूम बच्चों, यहां तक की बात समझ आई? So K represents the ability of the column to resist buckling. Higher the value of K, जिस एक्सिस पर K ज्यादा होगा उस एक्सिस पे बकलिंग के चांसेस कम होंगे। अब मुंडी ऊपर उठाइए, बड़ी अच्छी बात है आपको बता दूं। सोचिए एक सर्कुलर कॉलम है, तो चाहे आई एक्स एक्स हो चाहे आई वाई वाई हो, वैल्यू सेम रहेगी, पाई डी 4/64। एरिया तो सेम है, पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो सर्कुलर कॉलम में क्या होगा? के की वैल्यू एक्स और वाई दोनों एक्सिस पर सेम होगी। मान लीजिए एक स्क्वायर कॉलम, उसमें भी आई वाई वाई आई एक्स एक्स सेम है, तो एक स्क्वायर कॉलम में भी के की वैल्यू दोनों एक्सिस पर सेम होगी। मतलब ऐसा कॉलम की टेंडेंसी इधर भी बकल करने की और इधर बकल करने की क्या होगी? सेम होगी। हमेशा हम ऐसी बॉडीज को प्रेफर करते हैं जिनका बिहेवियर यूनिफॉर्म। तो सर्कुलर और स्क्वायर कॉलम का एक फायदा है, क्या फायदा है? कि इनका बिहेवियर दोनों एक्सिस पर सेम। तो एक इंटरव्यू का बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है कि हम प्रेफर करते हैं, प्रेफर कंपल्शन नहीं है, बट हम प्रेफर करते हैं कॉलम को सर्कुलर या स्क्वायर बनाना।
इवन आप सोचो, आपने फाउंडेशन थोड़ी सी पढ़ी होगी कॉलेज में, फुटिंग होती, फुटिंग में दो शेप रखी जाती है प्रिफरेबली, स्क्वायर एंड सर्कुलर, क्योंकि सर्कुलर और स्क्वायर का जो बिहेवियर है वो रेक्टेंगल के कंपैरिजन में यूनिफॉर्म। रेक्टेंगल में क्या होगा, बी और डी अलग अलग, तो कॉलम की दो एक्सिस पे डिफ्लेक्ट होने की एबिलिटी अलग अलग होती है। तो नॉन यूनिफॉर्मिटी हमेशा यूनिफॉर्मिटी के कंपैरिजन में कम स्टेबल होती है, इसलिए स्ट्रक्चर्स यूनिफॉर्म बनाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो इवन ये आएगा भी आगे। अब देखिए भाई साहब कितनी सुंदर फिगर बनाई है, आप देख ही नहीं रहे आप लोग। तो भाई कॉलम्स और मूव नहीं रखते, स्क्वायर नहीं रखते। देखो प्रेफरेबली, अब देखो आप दिल्ली मेट्रो के कॉलम्स देखो, कितनी जगह सर्कुलर है, घर के कितने सारे कॉलम सर्कुलर होते हैं। पर मैंने स्ट्रक्चर वाले होते हैं, तो उसको तो रेक्टेंगुलर वॉल के बीच में सर्कुलर कॉलम भी दे सकते हैं। देते हैं, कितने सारे घरों में सर्कुलर कॉलम्स भी होते हैं। रेक्टेंगुलर कॉलम्स में क्या हो जाता है ना, जैसे कई बारी मान लीजिए आप, रेक्टेंगल का एक बहुत बड़ा बेनिफिट क्या हो जाता है, जैसे आपने फाउंडेशन में भी हो सकता है पढ़ा हो, कि जो लोड सहने की एबिलिटी, अब जैसे मान लो ये प्लेटफॉर्म है जिस पर मैं बैठा हूं, अगर हमने इसके क्या, ये रेक्टेंगुलर शेप का है, तो जब आपकी रेक्टेंगुलर शेप होती है तो लोड भी क्या होता है, ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये एक एडिशनल सेफ्टी फैक्टर के तौर पे काम आ जाता है कि आपने थोड़ा मटेरियल और लगा दिया और अब लोड क्या हो रहा है, और ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और फेलियर के चांसेस कम हो रहे हैं। तो स्क्वायर बना के हमने क्या करा है, एक डायमेंशन को थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि लोड क्या हो, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो प्रेफरेबल मैंने बोला, प्रेफरेंस कॉलम में सर्कुलर या स्क्वायर के, प्रेफरेंस कंपल्शन नहीं है, आप बना सकते हो, रेक्टेंगुलर भी आप बना सकते हो, बट अगर आप देखो इकोनॉमी के बेस पर तो सर्कुलर और स्क्वायर ज्यादा एफिशिएंट हो। अब जो कई बार जैसे हमारे घर कौन बनाता है, हमारे घर ठेकेदार बनाते हैं। अब कुछ को हो सकता है नॉलेज हो, कुछ को कम नॉलेज है, वो इतना मान लो इंजीनियरिंग उसमें नहीं देखा उन्होंने, तो वो रेक्टेंगल प्रेफर करते हैं ये सोच के कि लोड ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो। बट सर्कल और स्क्वायर ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। एफिशिएंट का मतलब कम लागत में वही चीज आपको मिल जाती है। ठीक है, साइकोलॉजी भी है। वैसे ऐसा इसमें साइकोलॉजी का इतना रोल नहीं है, बट हाँ आपके दिमाग में आएगा कि कॉलम ज्यादा चौड़ा है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, साइकोलॉजी का इफेक्ट आप मान सकते हो, बट स्क्वायर भी उतने एफिशिएंट। अब बच्चों देखो इसका एग्जांपल भी है। So with respect to load, there are two transverse directions. So in which direction buckling would occur? जैसे आप समझ पा रहे हो, ये जो कॉलम है आपके सामने, इधर देखो, ये जो कॉलम है ये इस तरीके से बकल कर सकता है, इस तरीके से, और ये इस तरीके से भी बकल कर सकता है। तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन दोनों लोड से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो किस डायरेक्शन पे बकलिंग होगी, जहां के की वैल्यू कम हो। आप ऐसे देख के नहीं बोल सकते के की वैल्यू। अब जैसे देखो इधर देखो, फिगर में आओ, तो एक कॉलम बनाया हुआ है जिसकी विड्थ बी है और एक डायमेंशन डी है, तो इसका साइड व्यू भी है और इसका टॉप व्यू भी है, दिख रहा है बच्चों। द डायरेक्शन वेयर द वैल्यू ऑफ के इज हायर, जहां के ज्यादा होगा, अंडर रूट आई बाई ए, जहां ज्यादा होगा वहां बकलिंग कम होगी, नहीं हम बोलेंगे कम होगी। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट लाइन से इसका मैथमेटिकल वो भी लिखा हुआ है, तो के एक्स हो जाएगा आई एक्स एक्स अपॉन ए, आई एक्स क्या हो जाएगा बी डी क्यूब बाई 12 और एरिया क्या है बी डी, तो के एक्स क्या हो गया डी बाई 12। बात समझ आई बच्चों, के वाई क्या हो जाएगा बी बाई अंडर रूट 12। अब मान लीजिए के वाई के एक्स से बड़ा है, मान लीजिए, तो बच्चे बकलिंग ज्यादा होगी एक्स एक्सिस के अबाउट, और अगर एक्स के एक्स की वैल्यू ज्यादा होती तो वाई के अबाउट होती। So let's say ky is greater than kx, then buckling occurs in x direction. Best way to understand this is by ruler. रूलर के थ्रू आप इस चीज को ज्यादा समझ सकते हैं। समझाऊं क्या इसको, समझ गए होगे? ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? भाई कोई टेंशन तो नहीं है कि सर ये तो सारा इधर ही चल रहा है, क्योंकि यही लिखना है। कॉलम बहुत आसान और बहुत सिंपल टॉपिक है। अभी स्लेंडरनेस रेशियो आएगा, इसके बाद आएगी यूलर्स थ्योरी, और फिर एक आती है रैंकाइन्स थ्योरी। बस ये तीन चीजें आपके सिलेबस में, ये पढ़ना है और ये टॉपिक खत्म हो जाए। ठीक है, अब आप आओ स्लेंडरनेस रेशियो।
इस पे बड़ा अच्छा हम डिस्कशन करेंगे। स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा, तो क्या होता है ये? इट इज गिवन एज इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। बच्चे कोई बताएगा इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम क्या होती है? बच्चे ये वो लेंथ होती है कॉलम की जो एक्चुअल में बकल करे। देखो जैसे मान लीजिए ये दोनों एंड हिंज्ड है, लोड आपने लगाया तो एंटायर लेंथ ऑफ द कॉलम विल बकल। बट मान लीजिए दोनों एंड फिक्स्ड हैं, तो भाई फिक्स्ड एंड पर तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो इस केस में क्या होता है, सिर्फ इतना पार्ट बकल गए। तो कॉलम की वो लेंथ जो बकलिंग में पार्टिसिपेट करती है उसको क्या बोला जाता है? इफेक्टिव लेंथ। कितना पार्ट बकल करेगा, इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी, ये डिपेंड करता है कि एंड कंडीशंस के, जैसे फिक्स्ड एंड है या अगर दोनों एंड हिंज्ड है, एक एंड हिंज्ड है एक एंड फिक्स्ड है, या एक एंड फिक्स्ड है एक एंड फ्री है। ठीक है, बात समझ आइए? ये सही में टॉपिक ऐसा है कि अगर आपको नोट्स मिल जाए तो आप ध्यान से सुने तो आपको ऐसा समझाने की खास जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम आते हैं, तो लैम्डा का फॉर्मूला हो जाएगा एल इफेक्टिव अपॉन के मिनिमम। के मिनिमम मतलब एक्स एक्स पर, मतलब एक्स एक्सिस पे के की वैल्यू निकालिए, वाई एक्सिस पर के की वैल्यू निकालिए, इन दोनों में से जो छोटी है उसको डिनोमिनेटर में आप यूज करें। सो नाउ हाउ डू वी डिफाइन इफेक्टिव लेंथ? सो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम इज दैट लेंथ ऑफ द कॉलम व्हिच एक्चुअली बकल्स। ठीक है, the value of effective length depends on the end conditions of the column। बहुत सारे क्वेश्चन तो इसी पर आ जाते हैं कि अगर दोनों एंड फिक्स्ड हैं तो इफेक्टिव लेंथ क्या होगी एंड ऑल। बच्चों यहां तक बात समझ आ रही है? अब देखिए 4 एंड कंडीशंस है, ये याद करनी है आपको। वैसे इनका मैथमेटिकल डेरिवेशन होता है, डिफरेंशियल इक्वेशंस यूज होती है, बट इतने डेरिवेशन की जरूरत नहीं होती है। व्हेन बोथ द एंड्स आर हिंज्ड, ठीक है बच्चे, हिंज्ड एंड पर हमने शुरुआत में पढ़ा था कि हिंज्ड एंड ट्रांसलेशनल मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं बट रोटेशन अलाउ करते हैं। तो गेट ने कई बार ऐसे बोल दिया, उन्होंने बोला कि इफेक्टिव लेंथ बताइए जब दोनों ही एंड पे रोटेशन तो अलाउड है बट ट्रांसलेशन अलाउड नहीं है। हिंज ना बोल के इस तरीके से बोल दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंज, रोलर और फिक्स सपोर्ट की रोटेशन और ट्रांसलेशनल मूवमेंट के रिस्पेक्ट में डेफिनेशन क्या है। ठीक है, so when both the supports allow rotation but resist translational movement, तो दोनों एंड क्या हो गए? hinged। तो बच्चे ऐसे केस में देखो, आप फिगर में देखो, एंटायर लेंथ ऑफ द कॉलम बकल्स, तो जो इफेक्टिव लेंथ है वो किसके इक्वल हो जाएगी? ओरिजिनल लेंथ ऑफ द कॉलम के L नॉट। नेक्स्ट है व्हेन बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड, तो क्या होगा? दोनों ही एंड ना ही ट्रांसलेशनल मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं और ना ही रोटेशन अलाउ कर रहे हैं। तो ऐसे केस में बच्चे इफेक्टिव लेंथ होता है L नॉट बाई 2। इसका डेरिवेशन में फिर से आपको बोल रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशंस के थ्रू ये डिराइव किए जाते हैं, बट उनको आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना नहीं पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। थर्ड है व्हेन वन एंड इज फिक्स्ड एंड द अदर इज हिंज्ड, तो बच्चे ऐसे केस में L इफेक्टिव होगा L नॉट बाई √2। एंड लास्ट है व्हेन वन एंड इज फिक्स्ड एंड द अदर इज फ्री। फ्री एंड पर आप क्या बोलोगे? ट्रांसलेशनल मूवमेंट भी अलाउ है और रोटेशन भी अलाउड है। तो इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा 2 टाइम्स L नॉट। बात समझ आई बच्चों? कोई दिक्कत? देखो ये मन में ये नहीं होना चाहिए कॉलम ऐसे सर ने हवा में नहीं पढ़ाया है, पिटाई कर दूंगा मैं, उबासे ले रहा है यहाँ पे, उबासे चल रही है क्लास में, मैं उबासी लू पड़ा, मुझे उठा के ले जाओगे तुम लोग घर अपने, बंदी बना लोगे, न्यूज में आ जाएगा टीचर को बच्चों ने बंदी बनाया, न्यूज में आऊंगा मैं, तो पूछेंगे कि आपको क्यों बंदी बनाया? कि मैं उबासी मार रहा था। फिर जर्नलिस्ट भी बंदी बना लेगा मेरा। बट बच्चे कुछ भी कर ले, तुम मास्क के अंदर इतनी बारी उबासियां ले चुके हो, मुझे सब पता चल रहा है, बस मास्क से तुम्हें लग रहा है कि पता थोड़ी चल रहा होगा कि उबासी ली जा रही। कर दो मना,
कि सर नहीं ली उबासी, मना करो तो नहीं ले रही हो उबासी। मास्क इसलिए थोड़ी लगाए कोरोना की वजह से, तो उसकी रहेगी पता ना चले कि भैया उबासी ली जा रही। मैं भी मास्क के साथ पढ़ा हूँ। चलो पपलू टपलू अगले पेज पर आओ। अगर लैम्डा की वैल्यू 32 से कम है तो कॉलम है शॉर्ट, 32 से 120 के बीच में है तो है इंटरमीडिएट, और 120 से ज्यादा है तो है लॉन्ग। बच्चे लॉन्ग कॉलम फेल होते हैं बकलिंग में, और शॉर्ट कॉलम फेल होते हैं मटेरियल फेलियर, मटेरियल क्रश हो जाता है क्रशिंग में। ठीक है, सोचो ना कोई चीज बहुत लंबी होगी तो क्या होगा, उसके बकल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट टू क्लासिफाई अ गिवन कॉलम, ताकि आपको पता चल सके। नहीं आज तो नहीं हो पाएगा, इनकी 2 बजे से क्लास है ना, 10 बजे से क्लास है बच्चों। देखो ये हो गया टॉर्सन, टॉर्सन कह रहा हूँ कॉलम। कल हमें पढ़ना है टॉर्सन प्रिंसिपल थ्योरीज, और मतलब टॉर्सन फेलियर थ्योरीज और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, 3 टॉपिक पढ़ने हो जाएगा। टॉर्सन भी बहुत आसान है, डोंट वरी एट ऑल। और प्रिंसिपल थ्योरीज तो प्रिंसिपल थ्योरीज का तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वो तो सिर्फ स्टेटमेंट होते हैं, एक बार ही बताऊंगा और आप बोलोगे कि सर बस हो गया। एक थ्योरी में समझा रहा हूँ, मैं बोलूंगा सेकंड कि नहीं सर नहीं हो गया, अगर नहीं सर आ गया समझ में हो गया, सुन नहीं सर हो गया क्लियर, माइंड में घुस गया कंसेप्ट। कि विक्रम में जा रहे होगे जो ड्राइवर होंगे उनको बोलोगे सुन भाई मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी सुन मेरे से, ऐसे वो कहेंगे, वो ऐसे बैठे होंगे, विक्रम वाले ऐसे ही चलाते हैं ना, आधे तो इधर होके ऐसे ऐसे। एक बार ही विक्रम में बैठा मैं दे रहा था, ठीक है, तो मुझे जाना था पलटन बाजार, बहुत जरूरी काम से, तो सिर्फ आगे ही सीट बची थी। तो वैसे तो मैं ऐसे देख, मैं कहा कोई स्टूडेंट तो है नहीं, किसी ही पता चल रहा है कि टीचर आगे जा रहा है, तो मैं बैठ गया। अब वो जो बंदा, मैं आराम से बैठा, आगे 2 बंदे और आ गए, तो मैंने बोला ना कि जगह का है, कह रहे क्या बात कर रहे हो, बहुत जगह है वहां पे, अभी तो आपके साथ 2 और बैठ जाएंगे। मैं कहा तो आप कहाँ बैठोगे, तो ऐसे ऐसे होके ऐसे हो गया, और जो हैंडल था वो मेरे सामने आ गया। तो मैं उसको मैं कहा ऐसे चलाते चलाते उतर मत जाना कि हैंडल मेरे हाथ में पकड़ा के उतर जाओ के। मैं कहा भाई ये तो बहुत खतरों का खिलाड़ी इंसान। यार देखो वैसे मैं born and brought up in उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर एक जगह है, वेरी पीसफुल प्लेस, हद से ज्यादा पीसफुल है, मतलब रेयरली हो सकता है कि वहां पर आपने कुछ मर्डर डेकॉइट ये सब, अब मेरे जब से मैं पैदा हूं तब से तो मैंने नहीं सुना, तो मतलब बहुत, मतलब अभी तक तो वहां पे ऐसा कुछ भी गलत नहीं, इट्स अ वेरी पीसफुल प्लेस। ठीक है, तो वहां मैं था, बट some years back we get shifted to Delhi, हमारे मतलब दिल्ली से ही थे दादाजी एंड ऑल, बट पहले हम बुलंदशहर थे फिर हम दिल्ली, बट नहीं एक पीसफुल से दूसरी पीसफुल, बट दिल्ली में फिर ये ना यार वेदर अच्छा है, तो मतलब आई लाइक, मतलब क्लीन एयर है दिल्ली में, मतलब रेयरली यू फाइंड ट्रैफिक जैम, यहाँ तो बहुत खराब जगह है यार ये, मतलब इतना पॉल्यूशन है देहरादून में, दिल्ली तो स्वर्ग है, आई लव दिल्ली, जाऊंगा दोबारा, जा रहा हूँ मैं, इतना अच्छा है यार वहाँ पे, मतलब रेयरली मैंने देखा है वहाँ पे ट्रैफिक जैम, आज तक नहीं फंसा मैं वहाँ पर, बहुत मतलब इट्स वेरी रिलैक्सिंग, और लोग लोग बहुत अच्छे हैं, कोई एग्रेशन नहीं है उनमें, कोई गुस्सा नहीं है, बहुत शांत स्वभाव के मेरे प्यारे बच्चों। 47 हो गए, सॉरी बच्चों सॉरी। बच्चों बस मैं ये बता देता हूँ क्या बताना है, कल यूलर थ्योरी हमने पढ़नी है, इसमें भी एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आप खुद भी पढ़ोगे तो आप आराम से समझ जाओगे, और एक रैंकाइन है, बस ये पढ़ना है, मतलब हार्डली 15 मिनट्स का है। इसके बाद हम टॉर्सन स्टार्ट करेंगे, मैं बस एक आग्रह करूंगा कि टॉर्सन थोड़ा सा पढ़ के आ जाना, नोट्स तो है जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कल हम इसको खत्म करेंगे, वरी यू डोंट। बच्चों मैं ना देखो, मैं तो चाहता हूँ बट थोड़ा वो भी देखना पड़ेगा ना, 3 बैच पढ़ाने में ना मैं हालत खराब हो जाएगी,
इसका कुछ ढूंढूंगा मैं सॉल्यूशन। एक बात करता हूँ मैं सर से अभी कि सर क्या सॉल्यूशन निकाला जाए कि बच्चे ऐसे आप PDF भी दे दोगे, एक्सप्लेन कर दोगे कुछ काम। ऐसा हो जाएगा। हाँ मतलब PDF दिखेगा बस पढ़ाना नहीं, concept तो जैसे जैसे पीडीएफ ऐसे दे दी और ऐसे बैठ के समझा दिया, थोड़ा सा बता दिया, चल जाएगा ये? देख क्वेश्चन करा क्योंकि फिर वो हाँ क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं होता है ना मेरे से वैसे तो पढ़ी ही जैसे फॉर्म पढ़ लिया ना वैसे ही पढ़ना है। ओके चलो। अभी बच्चों ये है, एक बार ना बेटा मुझे, अब मैं पहुंचूंगा आज घर 9:30 बजे, मुझे 9:30 बजे कोई भी आकाश कोई भी एक मैसेज कर देना। एक तो मैंने तुम्हें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का वो भेजूंगा पीडीएफ, ठीक है? और जो भी पीडीएफ नहीं भेजे मुझे बस ये बोल देना सर पीडीएफ भेज दीजिए। सर एक ये वाली PDF भी भेजिए और एक वो भी और एक मैंने वो भी भेजनी, प्रिंसिपल थ्योरी फेलियर थ्योरीज की तो मैं अभी भेज, वो छोटी थी, वो छोटी है ना। ये क्या होता है ना, फोन से कन्वर्ट नहीं होती पर लैपटॉप से हो जाती है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती। फोन में जाओ बच्चों, आप लोग जाओ कुछ खाओ भी, 10 मिनट ही रह गए, सॉरी। मैं ये भेज दूंगा आपको अभी, इसमें मैं तो इसी काम में लग जाता हूँ। मुझे क्या डालना है, फेलियर